तो सबसे पहले बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की खबर दिखाते हैं, जहां पर चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, लेकिन आप जरा तस्वीरों को देखिए, आपको समझ आएगा कि किस तरीके के मुश्किल हालात इस वक्त चमोली के उत्तराखंड में, जहां लैंडस्लाइड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार उत्तराखंड में जब से मानसून ने दस्तक दी है, पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आकर रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और लोगों की जान भी मुश्किल में है। चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर किस तरीके से नीचे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और डरा रहा है कि अगर इसकी जद में कोई आया तो क्या हश्र होगा उसका। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप वो लैंडस्लाइड का नजारा देख रहे हैं, सब कुछ धुआं धुआं होता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटा और वो पूरी तरह बाधित हो गया है। देखिए कितना भयानक मंजर ये देखिए। तो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं, भयानक लैंडस्लाइड हुआ है और इस पर अभी ताजा जानकारी क्या है, किस तरह के नुकसान की खबर, क्या फिलहाल अपडेट है। लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, जानकारी दीजिए इस पर। जी देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 07 की ये घटना है और ये पाताल गंगा नाम की जगह है। यहाँ पर पहले भी लगातार जो है कि लैंडस्लाइड होता रहा है। इसके बाद एनएच के द्वारा यहाँ पर एक टनल बनाई गई थी और जिस टनल के अंदर से वाहनों की आवाजाही होती रही थी, लेकिन आज दोपहर 12 बजे करीब एक बड़ा चट्टान का जो हिस्सा है वो टूटकर टनल के ऊपर गिरा है और सड़क भी इससे पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको कि खुलने में काफी लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। और जोशीमठ के पास भी काफी बड़े बोल्डर कल टूटकर सड़क पर आ गए थे, जिससे वहां पर भी रास्ता अभी तक बंद चल रहा है। हालांकि बीआरओ के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, करीब 4 मशीनों से वहां पर सड़क को खोला जा रहा है, लेकिन आज भी कहीं सड़क खुलने की आस नजर नहीं आ रही है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि वो रात दिन वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मलबा जो है कि चट्टान से अभी भी गिर रहा है, जिससे सड़क खुलना का जो काम है उसमें समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है। अगर अभी का जो लैंडस्लाइड है, अभी के अगर लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो वहां पर भी जो टनल है उसका एक बड़ा हिस्सा वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और बड़ी बात ये रही कि जो वाहनों की आवाजाही थी वो उत्तराखंड पुलिस, जो चमोली पुलिस है, उसके द्वारा रोकी गई थी, क्योंकि जोशीमठ का रास्ता ब्लॉक चल रहा था और जो बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री थे उनको बौचर रुद्रप्रयाग चमोली में रोका गया था और बद्रीनाथ से वापस आने वाले जो तीर्थयात्री थे उनको जोशीमठ में रोका गया था, जिससे आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि अगर उस दौरान वाहनों की अगर इस सड़क से आवाजाही होती रहती तो हो सकता था कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता, कई वाहन की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सड़क पे उस दौरान वाहन नहीं थे। ठीक है, चलिए, राहत की बात है कि वहां पर अब उस तरह का नुकसान नहीं हुआ पहले से ही, क्योंकि अलर्ट पर प्रशासन था। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखा दें कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर जब नीचे गिरा कैसा नजर तो उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर टूटकर कैसे सड़क पर गिर रहे हैं। रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, कई कई दिनों तक उन्हें खोलने की कोशिश लगातार हो रही है। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों में चट्टानें दरक रही हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर मौजूद रहे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। चंद घंटे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। जोशीमठ में बारिश के बाद चट्टान खिसकने की इन हाहाकारी तस्वीरों ने लोगों की दहशत बढ़ा दी। बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकी और फिर काफी देर तक इसी तरह का मंजर दिखाई दिया। बड़े बड़े पत्थर खाई में जाते हुए दिखाई दिए। गनीमत इस बात की रही कि पहाड़ दरकने के दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। राज्य के उधम सिंह नगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई इलाके पानी में डूब गए। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। स्कूल दफ्तर तो छोड़ दीजिए, राशन तक के लिए बाहर नहीं जा सकते। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। इलाके के लोगों का कहना है कि बीते 3 दिनों से घरों में कैद हैं।
पानी के बीच से निकल पाना बहुत मुश्किल है। सांप का भी खतरा बन चुका है। आप यहीं के रहने? यहीं के रहने हैं बेटा। सामने आपका ही है? हाँ बाहर राशन लेने जाते हैं? हाँ, पूरा पानी भर गया। 3 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गए हम अंदर ही अंदर है। हाँ, बच्चे भी ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, दूध भी नहीं है, हमारे छोटी बच्ची है, दूध भी नहीं है, अंदर कैसे जाए बाहर। बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही, बच्चों को ना स्कूल भेज पा रहे हैं ना ट्यूशन भेज पा रहे, तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बारिश के बाद सरकारी अमला ग्राउंड पर दिखा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनजीवन सामान्य हो। जो लोग अपने घरों से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनके घरों को ठीक करके वो घरों पर वापस जाएं और राहत दी जाए। मतलब इस समय सबको सहायता हो, यही प्रशासन के लोगों को, सब लोगों को हमने कहा। सरकार हर बार इस तरह के दावे भी करती है और बाढ़ की वजह से नुकसान झेल रहे लोगों की मदद की बात भी की जाती रही है, लेकिन इस वक्त जरूरत है तो बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक ठोस एक्शन प्लान बनाने की, ताकि हर साल इस तरह की बाढ़ की तस्वीरें और लोगों की बेबसी देखने को न मिले। तो एक तरफ लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से भी लोग परेशान हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे थे। देखिए, मानसून से मूसलाधार प्रहार से देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है। असम, बिहार और उत्तराखंड इसके जीते जागते गवाह हैं। उत्तराखंड में सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली है। फिलहाल कई रास्ते खोल दिए गए, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दहाड़ ने लोगों को कैसे डराया। बीते हफ्ते गुजरात में जूनागढ़ में भारी बारिश की बर्बादी किस तरह से हुई, लेकिन अमरेली और द्वारका में मानसून का नया ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी कैसे ब्लॉक कर दी, आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। यूपी और बिहार में नेपाल का पानी कहां-कहां, किन इलाकों में तबाही मचा रहा है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? असम में अब भी 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हर जगह बारिश ने इंसान को लाचार, बेबस बना दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक गई है। तो बिहार में कोसी एक बार फिर डराने लगी है। ये शब्द इसलिए क्योंकि कोसी अलार्मिंग सिचुएशन में है और सीधी तस्वीर ये आपको नजर आ रही है। कोसी जिसकी धार आप देख सकते हैं बेहद तेज है और सामने जो आपको नजर आ रहा होगा वो नेपाल है, यानी मैं नेपाल इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास मौजूद हूँ। पहले भारी बारिश और फिर नेपाल ने जब पानी छोड़ा तो कोसी नदी में बाढ़ आ गई। जल स्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे बसे इलाकों में जल प्रलय के सबूत दिखाई देने लगे। कोसी के अलावा कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा सुपौल और गोपालगंज जैसे इलाकों में। सुपौल में हमारी संवाददाता निधि बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंची। ग्राउंड रिपोर्ट से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल में बारिश हो रही है। बिहार में सुपौल जिले के गौरी पट्टी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नेपाल में बारिश हो रही है। ये बिहार के लिए डर की बात है। डर इसलिए क्योंकि नेपाल में बारिश होने से कोसी नदी उफान पर है और कोसी जब विकराल रूप धारण करती है तो जो तस्वीर होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ गौरीपट्टी गांव से, जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची हूँ। और चूंकि इस गांव में पानी, ये देखिए ज़रा पानी की तस्वीर, पानी जो है वो जम चुका है बिल्कुल और पानी की निकासी का कोई यहाँ पर उपाय नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इस आसपास में जो जिनके घर हैं वो सभी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये देखिए ज़रा, जिनके जिनके घर हैं यहाँ। जिसके पास संसाधन होते हैं वो तो बाढ़ की आशंका के बीच अपना इंतजाम कर लेता है, राहत शिविरों का रुख करता है या फिर सुरक्षित स्थान की तरफ जाता है। लेकिन कई लोगों को ये पानी संभलने का मौका नहीं देता। गौरीपट्टी गांव में निधि ने लोगों से बात की तो उनका दर्द सामने आ गया। बहुत दिक्कत है मैडम, गुहालियों से में पानी घुसा हुआ है, सोते बैठे में बहुत दिक्कत हुआ है। तब क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चा ये पानी में जा रही है, आ रही है तो सर्दी हुआ है, बच्चा सबके जर बुखार लग गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस इलाके में यही होती है कि जिनके पास मिट्टी का चूल्हा है उनकी मिट्टी चूँकि चूल्हे की गीली हो गई है, इस वजह से इनके पास खाने का। हाँ, पहले गरीब दुखिया लोग है तो मिट्टी क्या नहीं चूल्हा हुआ है, जलावन पर खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो हम सब लोग गरीब है तो चूल्हा कहाँ से लाएंगे, गैस चूल्हा, यही चूल्हा में खाना बनाएंगे और ठठेर से खाना बनाएंगे, पटेर से और गोठा से।
हर साल ही पानी आता है इधर, हर साल की घर से पानी घरों में घुसल है, पानी घर से निकलल है। घर में घुस जाए छे, पानी आवे छे त डायरेक्ट घर में घुस जाए छे, अंगना में आवे छे तब घर में घुसे छे, तब चूल्ही और के दिक्कत भए जाए छे, तब हमरा आर के अथी बना के पका के खाए छिए। कितने दिन का राशन है आपके पास? ये देखिए जरा, ये नमक है, यही नमक है ना? हाँ, यही नमक है, डिब्बा डुब्बी में नहीं रखा है, यही में रख लिए। यदि राखे छे सब कुछ घर में पानी रहे तो वही घर में सब कुछ राखे छे। असल में बिहार के लिए बीते 48 घंटे किसी मुसीबत से कम नहीं रहे। कोसी के अलावा महानंदा, बागमती, गंडल, कमला बलान जैसी नदियों का पानी बढ़ने लगा। नेपाल से सटे जिलों में दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग ने 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बेतिया में बाढ़ में करीब 300 परिवार घिर गए। बगा में एसएसबी कैंप डूबा। मुंगेर में सड़कों पर नाव दिखाई दी। हम जहाँ खड़े हैं ये 10 किलोमीटर का स्पर है, जैसा इंजीनियर साहब बता रहे थे, और ये आपको नजर आएगा कोसी का ये पूरा इलाका। चूंकि देखिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार जब कोसी उफान पर होती है तो वो डराती है, और कई कई जिले जो है वो तबाही का मंजर जो है वो पिछली बार भी देखने को मिला था। ऐसा कोसी का इतिहास रहा है। ये तस्वीर आपको देख, इसको कहा जाएगा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखिए ये यहाँ पर इसको रोकने के लिए ये स्पर जो है वो बनाए गए, ये आप देख सकते हैं, ताकि इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके। इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा होगा। नेपाल ठीक उस इलाके में है। ये जो आपको दिख रहा है ये नेपाल का बॉर्डर है। थोड़ी दूरी पर कोसी बराज है। तो देश के कई हिस्से हैं जो इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त मुसीबत की बारिश हो रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, बलिया की तस्वीर, बुलंदशहर, अयोध्या, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इसके साथ ही मुरादाबाद, गाजियाबाद और साथ ही दिल्ली एनसीआर का इलाका यानी कि नोएडा। भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अब नदियों का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के सामने मुसीबत खाने पीने की, रहने की, तमाम तरह की दिक्कतें, और सिर्फ अब उम्मीद है तो प्रशासन से। भारी बारिश की वजह से यूपी के कई लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राज्य के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और पीलीभीत के सैकड़ों गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी की मार कैसी होती है, लखीमपुर खीरी से आई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ी देर पहले सब ठीक था, लेकिन पानी ऐसा आया कि पटरी डूब गई। एक जगह तो पानी पटरी को तोड़कर चीरता हुआ निकल गया। पीलीभीत में लगातार हुई बारिश के बाद शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी की मार शहरवासियों पर भी पड़ी। डीएम आवास से लेकर पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी भी पूरी तरह जलमग्न है। अफसरों ने अपने घरों को छोड़कर होटल में ठिकाना बना लिया है। शारदा नदी के किनारे बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाने में जुटी है। जो लोग फंस गए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। नेपाल से बहने वाली राप्ती नदी ने इस बार भी श्रावस्ती जिले में जमकर तबाही मचाई। राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के लगभग 45 गाँव टापू बन गए। आज बारिश हो या ना हो, हल्का अगर बारिश हो तो रास्ता निकल नहीं पाते हैं। ना कोई रोड बना है वहाँ पर, ना कोई सुविधा है। अगर हल्का बारिश हुआ तो इतना पानी आ जाता है पूरा एकदम टोटल। बाढ़ का प्रकोप यहाँ बहुत भयंकर था और इससे जो है हमारे यहाँ ग्राम सभा के लोगों के घर में पानी भर गया। बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। हमारी मांग है सरकार से कि इनको जो है जो व्यवस्था हो, सरकारी सुविधाएं की मुहैया कराई जाए। बाढ़ प्रभावित 1200 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा चुका है। राहत बचाव का काम अभी जारी है। हमारे 19 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। सभी पर बाढ़ चौकी प्रभारी तैनात हैं। जो राशन उपलब्ध कराना है वो भी आज रात्रि तक सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे संचालित है। सभी तहसीलों में पुलिस और प्रशासन के लोग जो है लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बैठकों का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन को कई आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन और बारिश होगी। ऐसे में लोगों को खुद सावधानी बरतनी होगी। मॉनसून की इस मार ने, मूसलाधार बारिश ने महंगाई भी बढ़ा दी है। बादलों के रौद्र रूप ने इंसान को हर तरह से इस वक्त परेशान कर दिया है। मौसम की मार लोगों की जेब पर भी पड़ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं
और मूसलाधार बारिश की वजह से आप इसे कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है जो अब दिख रहा है हर तरफ, और इसका सबसे ज्यादा असर सब्जियों के दाम पर है। बारिश की वजह से खेत खलिहान डूब चुके हैं और उनमें लगी हुई फसल को नुकसान पहुंचा। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, सब्जियों के दाम इतनी तेजी के साथ आसमान छू रहे हैं कि आम आदमी की थाली का बैलेंस और जायका दोनों बिगड़ गया है। किचन का पूरा बजट डगमगा गया है और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ गया है। सबसे पहले देखते हैं मुंबई से मेरी सहयोगी नम्रता की आज सुबह की रिपोर्ट। पहले गर्मी और बरसात के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर सब्जियों के दाम 100 या फिर 150 के करीब पहुँच गए हैं। हर सब्जी अपने तेवर दिखा रही है, चाहे बैंगन हो, टमाटर हो या आलू। यहाँ फिलहाल हम दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और सुबह की रौनक आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बरसात के बाद सब्जियाँ जो हैं वो अपनी ऊंचाई पर पहुँच गई हैं। टमाटर जो है वो तकरीबन 70 से 120 रुपए किलो बिक रहे हैं। आलू जो है वो 50 के पार है। तमाम सब्जियां जो है वो 50 रुपए किलो के करीब पहुंच गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बरसात के बाद जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जो ग्राहक हैं वो फिलहाल परेशान है। कहीं ना कहीं विक्रेता भी इस बात से परेशान है क्योंकि जो खरीदारी है उस पर भी असर पड़ा है। और बहुत से क्या कहेंगे, कितने प्राइस बढ़ गए? बहुत भाव बढ़ गया एकदम। बरसात के चलते कस्टमर को तकलीफ हो रहा है माल लेने के लिए। अच्छा। हाँ, हम भी यहाँ पे महंगा माल लेते हैं, वहाँ पे महंगा बेचते, क्या करेंगे उसके लिए। आप लोग को कितना फर्क पड़ रहा है? कितना प्राइस है टमाटर का? अभी टमाटर 80 रुपया किलो हो गया और भिंडी 100 रुपया किलो हो गया, पापड़ी 100 रुपया किलो हो गया। इतना महंगाई हो गया क्या बोले। आलू प्याज की क्या प्राइस? आलू हो गया 40 रुपया किलो। हाँ, प्याज 1-2 दिन पहले जब बारिश इतनी नहीं थी तब कितना प्राइस था? उतना ही था। देखिए दादर सब्जी मंडी में जो तमाम ग्राहक आ रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो विक्रेता हैं वो भी अपनी कहानी बता रहे हैं क्योंकि सब्जी जो है वो लगातार महंगी हो रही है। टमाटर जो है वो अपने अलग तेवर दिखा रहा है, आसमान तक पहुंचा है। लाल तो पहले से ही है लेकिन कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क दिखाती है। तो ये तो मुंबई की आपने तस्वीर देखी। नम्रता ने आपको बताया कि सब्जी मंडी में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब जरा आपको दिल्ली की भी अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में भी इस वक्त सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, महंगाई चरम पर है। एक रिपोर्ट देखिए। सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं और अगर बात करें टमाटर की तो टमाटर अगर वैसे लेने जाते हैं तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर मिल रहा है। हम सब्जी मंडी में हैं और ये 25 रुपये जो किलो वाला कैरेट है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। कितने इसका क्या रेट है इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। जी, क्या रेट अभी चल रहा है टमाटर का? टमाटर चल रहा है, बेंगलोर वाला टमाटर आ रहा है वो बिक रहा है 1500 से 1600 रुपये, और जो शिमला वाला आ रहा है वो बिक रहा है 1200-1300 रुपये, और एक आ रहा है सुंदरनगर वाला वो बिक रहा है कहना 1000-1100। जैसा माल है ऐसे पैसे। क्यों इतना महंगा हुआ है? अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो कितना क्या रेट था? एक हफ्ते पहले थोड़ा डाउन था बाजार, ऐसा था 800-900 रुपये का। अब एकदम महंगाई चढ़ गई है। बरसात है, कुछ बरसातें हैं, कुछ माल ख़राब हो रहे हैं रास्ते में। जैसा माल है बढ़िया माल तो बिक रहे हैं, महंगे बिक रहे हैं, पीछे से महंगाई है। क्या रेट चल रहा है? मटर सामने रखिए, क्या रेट? 700 रुपये धड़े। 700 रुपये यानी 5 किलो? 5 किलो। अच्छा, एक हफ्ते पहले क्या रेट था? एक हफ्ता पहले तो मद्दा था। कितना था? 400-500। भिंडी का क्या रेट है? भिंडी 250-280 रुपये धड़े। 280 रुपये। एक हफ्ते पहले क्या रेट था? 150, 200, 150, 100। हाँ। ये बताइए और बाकी जो जैसे खीरा हो गया, क्या रेट है? खीरा 150 रुपये धड़े। एक हफ्ते पहले क्या था? एक हफ्ता भी ऐसे चल रहा था। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 400 रुपये धड़े। एक हफ्ते पहले? एक हफ्ता पहले 250-300। ये मिर्चा बगल में रखा है क्या? ये 250 रुपये धड़ी। 250 रुपये मतलब 5 किलो। किलो। अब एक हफ्ता पहले क्या था? एक हफ्ता पहले भी और महंगा था, सस्ता हो गया। कल 300 रुपये धड़ी थी। सब्जी मंडी में 70 रुपये किलो टमाटर है। बाहर जो लेके जा रहे हैं 100 रुपये के आसपास बेच। हाँ, 80 से कम तो है ही नहीं है। 100 रुपये किलो हो सकता है टमाटर, बारिश के कारण। जी। क्या पीछे से सप्लाई कम आ रही है या फिर क्या है कि जो टमाटर आ रहे हैं वो खराब हो? बारिश की वजह से खराब हो रहा है टमाटर, और बाहर भी लोडिंग हो रहा है बेंगलोर वगैरह में यहाँ से टमाटर, तो इसलिए टमाटर की पोजीशन टाइट है। एक हफ्ते पहले क्या कीमत थी टमाटर की? एक हफ्ते पहले भी इतना ही था, मतलब इससे थोड़ा कम था, 60 रुपये किलो था। अब आज एक हफ्ते बाद 70 रुपये किलो है मंडी के अंदर। कब तक ऐसी रहेगी कीमतें? कम से कम मान के चलो 1.5-2 महीना। 1-2 महीने ऐसे ही रहेगी 70 रुपये 80 रुपये किलो के? हाँ, ज़्यादा मंडी में रहेगा। हाँ,
ज़्यादा भी बढ़ सकता है। सारी सब्जी का ही रेट है, सारी सब्जी महंगी है, एक सब्जी नहीं सारी सब्जी महंगी है बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। तो गाजीपुर मंडी से संवाददाता दिव्यांकर की आपने रिपोर्ट देखी। अब जरा मुरादाबाद की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद की सब्जी मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जी खरीदने के लिए जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, वो सब सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर जो रिटेल के सेलर हैं सब्जी के, शहर में जो छोटी दुकानें चलाते हैं, वो यहाँ माल ख़रीदने के लिए आते हैं। साथ ही साथ जो रोज़मर्रा की सब्जी ख़रीदने के लिए लोग आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई, सब्जियाँ क्या भाव हैं और कितने रेट में फ़र्क आया पिछले 8 दिन में? सर सब्जियां तो चौमासे की वजह से महंगी हैं, क्योंकि फसलें सब बर्बाद हो चुकी हैं, इस वजह से माल महंगा हो चुका है। ये पुदीना और ये जो भिंडी है, ये क्या भाव बिक रहा है? सर पुदीना 150 से 200 रुपये किलो तक है और भिंडी 100 रुपये किलो है, 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक। और जो गोभी है? गोभी सर, गोभी मेरे ख्याल से 700-800 रुपये धड़ी, 800-1000 रुपये तक की धड़ी की। मतलब किलो की बात करें तो कितने है? किलो कर सर ऐसे मान के चलो आप 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। इतनी महंगाई इसमें क्यों आई है पिछले 15 दिन पहले और आपके रेटों में अगर बात करें तो? सर महंगाई इसलिए है क्योंकि वो जैसे कि बाढ़ें आ चुकी हैं तो सब खेत खलियान तबाह हो चुके हैं, फसलें हैं नहीं, साग सब्जी हो नहीं रही है। और दुकानदार भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, ये जो टमाटर है क्या भाव बिक रहा है? 70 रुपये किलो। अच्छा। और 60 रुपये किलो, 2 रेट है। जी? भिंडी क्या भाव है? भिंडी 60 रुपये किलो। गोभी क्या भाव है? गोभी 150 रुपये किलो। अच्छा, तो ये जो दाम है सब्जियों के, इसकी महंगाई क्यों आई, क्या वजह है? ऊपर से माल कम आ रहा है। जिस क्षेत्र में ये माल होता है वहाँ बाढ़ आ गई, पानी मारी गई सब्जी, जहाँ बची है वहीं से आ रही है थोड़ी बहुत। पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें बरसात से पहले की, तो उस वक्त के दामों में और आपके दामों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, कम से कम दूने से ज़्यादा फ़र्क है। दुगना। तो इससे दुकानदारी पर कुछ असर पड़ा? बहुत असर पड़ रहा। आधी दुकानदारी भी नहीं हो रही। जो आदमी किलो लेता था वो पावर ले रहा और आधा किलो ले रहा सब्जी बस। देखिए यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो दुकानदार हैं वो भी है यहाँ पर। खरीदा है गाजर? ये बताइए गाजर क्या भाव खरीदी है? 60 रुपये किलो खरीदी सर। और पहले क्या भाव बिक रही थी? अभी जो आ रही थी 25-30 रुपये किलो आ रही थी। तो इससे वजह क्या है इसकी? वजह सर बरसात की वजह से। नहीं, कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी फर्क पड़ा है सर, सब सब्जियाँ ही महंगी हो चुकी हैं। गोभी, लौकी, तोरी, भिंडी सभी सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। तो मानसून की मार किस तरह से चौतरफा इस वक्त परेशान कर रही है, ये तस्वीरों के जरिए आपने देखा है। और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां किस तरह की तबाही, किस तरह का मुश्किल इस वक्त लोगों के सामने बनी हुई है, इन तमाम चीजों का जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे हैं। बाढ़ प्रभावित हैं कई इस वक्त हिस्से उत्तर प्रदेश के, और उन तमाम जगहों पर इस वक्त गांव के गांव डूबे हुए हैं। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तटीय इलाकों की हालत ज्यादा खराब है। लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। लखीमपुर में स्थिति इस वक्त बिगड़ी हुई है और उसी का जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे और लगातार वो अधिकारियों के साथ संपर्क में भी हैं जहां जहां पर इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से मुश्किलें बनी हुई हैं। उन अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। खुद नजर बनाई हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए किस तरीके से हवाई सर्वे करने के लिए पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका ये लखीमपुर का पूरा एरिया है, जो जहां तक आपकी नजर जाएगी वो जलमग्न दिखाई देगा। बाढ़ का पानी, नदियों का पानी कैसे अब लोगों के खेत खलिहानों से होता हुआ घरों तक में अब घुस गया है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और इसी का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त हवाई सर्वे कर रहे हैं। जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है, कहां कहां का हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ, ये देखिए लोगों के घरों तक में पानी घुसा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, खेत खलिहान पूरे डूब चुके हैं, फसलों का नुकसान हुआ है।
और ऐसे में मुश्किल सामने है। योगी आदित्यनाथ उसी का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। यूपी के उन्नाव में जिस बस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। पुलिस की प्राथमिक जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बस के दस्तावेजों में दर्ज पता फर्जी निकला। खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के नाम से महोबा जिले में यह बस रजिस्टर्ड थी। दिल्ली का रहने वाला चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों को संचालित करता है। जांच में बस का न परमिट मिला, ना ही बीमा। आरटीओ की तरफ से बस मालिक के नाम पर अब एफआईआर दर्ज होगी। तो बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, कैसे फर्जीवाड़ा इसमें निकलकर सामने आया है, क्योंकि खेती करने वाले के नाम पर रजिस्टर्ड है। बस मालिक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। रात में करीब 4-1 बज रहा था, देखा कि बस की आधी हिस्सा टूट चुकी थी। जैसे करके बाहर निकले तो देखा बहुत सी बॉडी पड़ी थी रुक से, जो सांस चल रहे थे उसको रुक से साइड कर दिया गया। उसके बाद में एम्बुलेंस गई, पुलिस गई, तो उठा के सबको अस्पताल ले गए। बाएं तरफ पूरे बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड वाले सारे जो आगे पे जी। तो डबल डेकर बस जो बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी, बस हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 57 लोग यात्री एक प्राइवेट बस में सफ़र कर रहे थे जो शिवहर से दिल्ली के लिए बस जा रही थी। उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से, और 19 लोग इंजर्ड हैं और करीब 20 लोग इसमें सेफ थे, जिनको हम लोग दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। तो उन्नाव के जिलाधिकारी की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, जो बिहार के सीतामढ़ी से होकर दिल्ली जा रही थी बस, और कैसे वो हादसे का शिकार हुई। उन्नाव हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई इस हादसे पर, जिसमें अखिलेश यादव का ये बयान आरोप लगाते हुए कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो उन्होंने बाकायदा देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, एक्स पर ये पोस्ट किया है और कहा है कि 18 लोगों की मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अखिलेश यादव उन्नाव हादसे पर उनका ये पोस्ट, कहा कि ये जांच का विषय है कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था है, लेकिन ऐसी व्यवस्था होते हुए भी आखिर कैसे ये हुआ, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था। सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद वहां पर जो वाहन खड़ा था उसकी निगरानी में चूक कैसे हो गई? क्या वहां पर लगे हुए सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? हाईवे पुलिस कहां पर थी? क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? तो ये तमाम जो यहां पर चीजें अब दिख रही हैं, उन चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। रूस की यात्रा खत्म कर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे। यहां प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने वंदे मातरम के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ अपनी मुलाकात की फोटो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। वहीं चांसलर कार्ल नेहमर की पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, चार्ल्स कार्ल नेहमर, वियना में आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और भी मजबूत होगी। आज ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी कई बैठकों में शामिल होंगे। ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री मोदी आज ही संबोधित करेंगे। आज ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोपहर 2:50 पर प्रेस स्टेटमेंट जारी होगी। दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रिया और भारत के बीच व्यापारिक बैठक होगी। शाम 5:30 बजे
पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और दूसरे प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। रात 10:25 पर पीएम भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। रात 11:30 बजे पीएम मोदी भारत के लिए रवाना होंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे चांस की बात है, हर चांस मिलता नहीं है, चांस मिल गया तो। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध तक हर मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब मॉस्को में शिखर वार्ता के लिए मिले तो पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि दो दिग्गजों के बीच बातचीत से क्या निकलेगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका ने कहा कि उम्मीद है रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। वहीं पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निराशा जाहिर की। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए बड़ा झटका बताया। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और इस दौरान पश्चिम बंगाल में हंगामा भी हो गया। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। आज बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में वोटिंग हो रही है। बिहार की रुपौली सीट पर आरजेडी और जेडीयू की सीधी टक्कर है। रुपौली में आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह इनवाती के बीच टक्कर है। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहाँ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई है। यहाँ बीजेपी ने आप छोड़कर आए शीतल अंगुराल को उम्मीदवार बनाया है। और उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के लाल द्रमन साजन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादी विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षा बलों ने गोलगड़ी के पास आतंकियों के एक ग्रुप को घेर लिया। आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों के सफाई के लिए डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सुरक्षा बलों के और जवानों को भेजा गया है। दूसरी ओर कठुआ में भी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। घने जंगल में आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कठुआ में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अटैक किया था। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। कठुआ आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए कठुआ पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टेरर अटैक को लेकर केंद्र सरकार एक्टिव है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान जो है अगस्त के महीने में भारत में कोई बड़ी आतंकी साजिश करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हो रहे टेरर अटैक के बीच पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान 14-15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। भारत में 3 बड़ी जगहों पर आतंकी अटैक की साजिश की जा रही है। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए 4 से 6 आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके की रावलकोट जेल ब्रेक कर 20 आतंकियों को फरार करवाया है। रावलकोट जेल ब्रेक में गाजी शहजाद अहमद भी फरार हुआ है। गाजी शहजाद भारत की जेल में भी बंद रहा है।
गाजी शहजाद के भी भारत में घुसने की आशंका के। ये सभी आतंकी पुंछ के जंगल के रास्ते भारत में घुसे हैं। आतंकियों के लिए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार भी गिराए गए हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों की मदद के लिए ड्रोन से भारतीय आर्मी की रेकी भी करा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। बैठक में सीडीएस, सेना प्रमुख और रक्षा सचिव भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। एक डबल डेकर बस ने दूध के कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस ने सुबह 5:15 बजे के करीब पीछे से टैंकर को टक्कर मार दी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। बस में 59 यात्री सवार थे। हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई। हादसे में घायल 19 यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से, और 19 लोग इंजर्ड हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया जा रहा है। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई गाड़ी वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ी थी। देखिए, हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार की जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से सवाल खड़े किए गए। मायावती ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से राजनीतिक करार दिया है। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट को यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने सियासी करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में मायावती ने कहा कि रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं, राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र नहीं है। मायावती ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी चीफ ने कहा है कि घटना में भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी लोगों में चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास चर्चा का विषय है। इसी बीच हाथरस हादसे में अपने को गंवाने वाले भी रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम नहीं होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाबा फिर आज तक सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी गलती नहीं है तो क्यों नहीं देखा उन्होंने लौट के? व्यक्ति चला गया, अब क्या करें बताओ। माँ चलेगी, माँ तो नहीं वापस आ रही हमारी। अब किसको जिम्मेदार ठहराएं? आप किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम तो प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बाबा को भी। देखिए, सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ी पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया है। इस मामले में अब 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य के तहत आने वाले मामलों में केंद्र सरकार एक तरफा तरीके से सीबीआई को भेज रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे केंद्र का हस्तक्षेप बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अर्जी में कहा है कि उसने सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए दी गई सहमति 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि सीबीआई को पश्चिम बंगाल के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। फिर भी सीबीआई लगातार अलग अलग मामलों में केस दर्ज कर जांच और गिरफ्तारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है और याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। और देखिए, आरएसएस का मुखपत्र कहा जाने वाला ऑर्गेनाइजर, इसमें जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर चर्चा की बात कही गई है, जिसके बाद इसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस छिड़ गई। ऑर्गेनाइजर में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जोर देते हुए कहा गया है कि हिंदुओं की तुलना में बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है। लेख में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में घटती जनसंख्या पर भी चिंता जताई गई है। आर्टिकल में धार्मिक आधार पर आबादी के असंतुलन पर भी चिंता जताई गई है।
बॉर्डर एरिया में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई गई है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई गई है। जब जनसंख्या नियंत्रण की आती है तो वो अपने वोट बैंक को देखना करते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण में लग जाते हैं कि मुस्लिम कहते हैं हम तो जनसंख्या अल्लाह मियाँ की देन है, लेकिन अल्लाह मियाँ की देन है लेकिन देश के तो पर्याप्त संसाधन है ना जी। ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में बॉर्डर एरिया में अवैध घुसपैठियों के कारण बदलते आबादी संतुलन को भी मुद्दा बनाया गया है। बदलते आबादी संतुलन को लेकर सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की बात कही गई। मेरी यही गुजारिश है कि ये आबादी बढ़ने का जो मामला है या आबादी बढ़ने की जो शरह है, इसको कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश न की जाए। मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, आज अब से कुछ ही देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वर्ली हिट एंड रन केस में शिवसेना लीडर राजेश साह के बेटे मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। मिहिर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी। पुलिस की पूछताछ में मिहिर ने कबूल किया है कि हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था। पहचान छिपाने के लिए मिहिर ने शेविंग की। अब तक हुई जांच में पुलिस को जो टाइम सीक्वेंस मिला है, उसी के आधार पर पुलिस ने मिहिर से पूछताछ की है। पूछताछ में मिहिर ने सभी टाइमलाइन को कंफर्म किया है। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। कि का जो बाप है, शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश की है। ये मैं तो ये कहूंगा कि इसकी एसआईटी मार्फत जांच होनी चाहिए। इसी बीच बीएमसी ने उस पब पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है जिस पब में मिहिर शाह ने शराब पी थी। बीएमसी पब के खिलाफ अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई करेगा। और देखिए, यूट्यूबर एल्विश यादव, जिसे ईडी ने समन भेजा है और समन भेजकर 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। ईडी ने एल्विश यादव को नोटिस जारी किया है। एल्विश को 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। एल्विश को नोटिस ईडी की लखनऊ यूनिट ने जारी किया है। 8 जुलाई को एल्विश यादव ने विदेश यात्रा का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी। एल्विश यादव के करीबी और हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से 8 जुलाई को ईडी के लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई। फाजिलपुरिया से एक फेमस गाने में सांप के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की गई। एल्विश के साथी ईश्वर यादव और विनय यादव से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी और पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप है। इस मामले में 6 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एल्विश समेत 7 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1200 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। और देश भर में मॉनसून जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। खासतौर से असम के कई जिले इस मॉनसून में बुरी तरीके से प्रभावित हैं। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचाया है। बाढ़ के कारण सूबे में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। असम में ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। करीब 6 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचाई है। यहाँ बाढ़ का जो कहर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घरों में लोग इस पानी की कैद होकर के रह गए हैं। लोगों की जो आम जिंदगी है वो किस तरह से बदली है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद गुजरात के कई हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। अमेरेली के ग्रामीण इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और यहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। भाटिया द्वारका हाईवे भी भारी बारिश की वजह से प्रभावित है। देखिए, खराब मौसम, भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। उधम सिंह नगर, चंपावत खासतौर से प्रभावित है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण उधम सिंह नगर में हालात बेहद खराब हैं। खटीमा में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रास्तों पर पानी भरा हुआ है और लोग घरों में कैद हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खटीमा के ज्यादातर इलाके पिछली बारिश के बाद से इस तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप जहां भी देखें तो पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग अपने घरों में फंस गए हैं।
घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और घरों से बाहर निकालने का जो ज़रिया लोगों ने निकाला है वो ये नाव है। इसी तरीके से 2-3 नाव तैयार की गई हैं जो कि लोगों को घरों से बाज़ार तक या फिर दूसरी जगहों तक जहां उन्हें जाना है वहां तक ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल पाए हैं। चंपावत जिले के कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश में भी कई जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिले और यहां तक कि पीलीभीत, रामपुर तक नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से रामपुर के पीलाखार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पीलाखार नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी का पानी 20 से 25 गांवों में घुस गया है। पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। उफनती शारदा और देवहा नदी का पानी दर्जनों गाँव में घुसा हुआ है। पीलीभीत में डीएम आवास से पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी जलमग्न हो गई है। भारी बारिश की वजह से बरेली पीलीभीत रेलवे ट्रैक पर जहानाबाद में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। इससे रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद शिकारपुर सीओ ऑफिस के सामने पूरी सड़क पर पानी भर गया। यहाँ एक स्कूली बस पानी में फंस गई। बलिया में सरयू नदी ने अपना रौद्र अवतार दिखाना शुरू कर दिया है। बैरिया गोपाल नगर टांडी गांव में सरयू के कटाव में 6 घर बह गए। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। यहाँ कई इलाकों में राप्ती का पानी घुस गया। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल ने नदियों में पानी छोड़ दिया है जिस वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नेपाल ने वाल्मीकि नगर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा है। इससे पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। केसरिया ब्लॉक के कई गांवों में पानी भर गया है। ये पानी कब आएगा? काल से पानी से हम डूब रहल बानी। हम कहाँ जाए साले छोटे-छोटे बच्चा के लेके कोई अधिकारी हमने के नहीं के पूछत लोग। मोतिहारी के सुगौली में सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बसे दर्जनों घरों में नदी का पानी घुस गया है। कई बाढ़ प्रभावित नेशनल हाईवे पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। बाढ़ का पानी आपके घर में कब आया? 7 तारीख के। तो इसी में खाना बन? हाँ, चूल्ही में पानी घुस गए छे। तेल के पर टीना के चूल्ही पर बने के खाना बनावे छे। नेपाल में कोसी बैराज के सारे गेट खोलने के कारण सुपौल के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की तैयारियों से पहले ही कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं और ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त वो पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रिया, जहां पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इससे पहले 2 दिन तक वो रूस में रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को लेकर भी बात कही थी। और अब फिलहाल ऑस्ट्रिया की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ऑस्ट्रिया में हैं, ऑस्ट्रिया के वियना से ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो 2 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया। भारत ऑस्ट्रिया के संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। पहले रूस में 22वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया और अब ऑस्ट्रिया के दौरे पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश। और जो कार्यक्रम है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 41 सालों के बाद ऑस्ट्रिया में भारतीय पीएम हैं और भारतीय समुदाय को संबोधित भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनका जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
और बात कर लेते हैं बारिश से बिहार में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। देखिए, नदी नाले उफान पर हैं, पानी का तेज प्रवाह किनारों को काट रहा है लगातार और इसकी वजह से पुल गिर रहे हैं, पुलिया ध्वस्त हो रही हैं। ताजा वीडियो एक सहरसा से सामने आया है जहां पर एक पुलिया देखते ही देखते कैसे ढह गई। जरा आप तस्वीरें देखिए, सहरसा के महिषी ब्लॉक के कुंदह गांव का ये वीडियो है जहां पर बीते दिनों एक के बाद एक बिहार में पुल अलग अलग जगहों पर गिर रहे हैं। तो सहरसा में भी कुछ यही हुआ। आप देखिए जरा कैसे ध्वस्त हो गया ये पूरा पुल। ये पुलिया जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिहार के सहरसा की हैं और कई ऐसी तस्वीरें पूरे बिहार भर से जो बताती हैं प्रशासन के दावों की पोल कैसे खुलकर सामने आ रही है। प्रशासन जिन तैयारियों की बात करता है और सबसे ज्यादा प्रश्न जो उठता है वो निर्माण कार्यों को लेकर। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आज सबको चौंका दिया। आज नीतीश कुमार पुल निर्माण कंपनी के एक इंजीनियर के आगे गुहार लगाते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे अधिकारी के सामने गुहार लगा रहे थे, उस वक्त सब चौंक गए जब सीएम नीतीश इंजीनियर के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए। ये देखकर निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सीएम नीतीश कुमार को ऐसा करने से रोक दिया। दरअसल सीएम नीतीश याचना करने जैसी मुद्रा में इंजीनियर से बोले कि पुल का काम इसी साल पूरा कर दूं। ये कहकर वो इंजीनियर के पैर छूने की कोशिश करते हुए दिखे। तो रिक्वेस्टिंग मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर से ये कहते हुए कि इसी साल पुल का काम पूरा कर दिया जाए और कैसे वो अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने ऐसा करने से रोका, वो खुद भी हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री के सामने नजर आए। तो चौंका देने वाली ये तस्वीरें। देखिए, बाढ़ और बारिश यूपी में भी कई इलाकों को अपनी जद में ले रही है। लोग बेहाल हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर इन दिनों पानी का कहर बरप रहा है। खैरी शीतल प्रसाद गांव तो टापू जैसा दिखाई दे रहा है। आना जाना दुश्वार हो गया है। सिर्फ एक ही जरिया है और वो है नाव। इसी के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसे में रविंद्र नाम के शख्स को अपनी बारात भी नाव से लेकर जानी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने। तो नाव पर दूल्हा है, दूल्हे के साथ पूरी बारात है। क्योंकि रास्ता कोई दूसरा नहीं था तो ऐसे में बारात को सही समय पर तय जगह पर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती और फिर एक ही जरिया नाव, जिससे आजकल वहां आवाजाही हो रही है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है।